आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अरब ममालिक में मची बड़ी खलबली, अमेरिका के हुक्म पर कतर ने हमास को किया बाहर। एएमयू की तमकीन फातिमा ने हासिल की बड़ी कामयाबी, बिना कोचिंग के यूजीसी नेट में दूसरी रैंक की हासिल। वक्फ बिल के लिए कमेटी का आखिरी दौरा शुरू, असम के गुवाहाटी में जगदम्बिका पाल की मीटिंग। मुस्लिम उलेमा बोर्ड का एमवीए लीडरान को खत, हिमायत देने के लिए रखी 17 शर्तें। वायनाड में प्रियंका गांधी को जमाते इस्लामी की हिमायत, केरल सीएम विजयन ने उठाए सवाल। असम की सियासी तपिश से झारखंड हुआ गरम, कांग्रेस एमपी के इल्जाम पर हिमंता का पलटवार। हिंदुस्तान में मौसम बना जानलेवा, इस साल 9 महीने में 3200 की गई जान। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाका, 21 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। अमेरिका में हुए सदारती इंतखाबात में ट्रंप ने जीत तो दर्ज करा ली है, लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप के आने के साथ ही अरब ममालिक में बड़ी खलबली मच गई है। पहले जो बाइडेन की मदद इजराइल के साथ थी और अरब ममालिक भी उसी की जी हुजूरी करते नजर आए थे। अरब ममालिक के दोहरे चेहरों से इस जंग ने नकाब हटाई है। वहीं अब कतर का भी दोहरा चेहरा सामने आ गया है। ट्रंप के आने से घबराए हुए कतर ने एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। अमेरिका, जिसने इस जंग को भड़काने और बढ़ाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया है और उसी की मदद से इजराइल अब तक गजा और लेबनान में खूनरेजी करता नजर आया है। जंग के 400 दिन बाद भी इस जंग के रुकने के कहीं से कहीं तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कतर ने भी अपना असली चेहरा दिखाते हुए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास को दोहा छोड़ने का हुक्म दे डाला है। राउटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिका ने कतर से कहा है कि दोहा में हमास की मौजूदगी अब काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप ने सीज फायर और हॉस्टेज डील को हासिल करने के लिए ताज़ा तरीन तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। हालांकि इस छोटे से मुल्क कतर ने अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर गजा में साल भर से ज्यादा के वक्त से चल रही इस जंग को खत्म करने के लिए कई कोशिशें की हैं, लेकिन अब तक के इन बेनतीजा मुज़ाकरात में अहम किरदार निभाया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिका की दरख्वास्त के बाद कतर ने एक हफ्ते पहले हमास से कहा था कि वो दोहा में अपना सिफारती दफ्तर बंद कर दे। बता दें कि कतर ने 2012 से दोहा में हमास के अहदेदारों की मेजबानी की है, जब शाम की खाना जंगी के दौरान रेसिस्टेंस ग्रुप ने अपना हेडक्वार्टर दमश्क से बाहर मुंतकिल कर दिया था और दोनों फरीकों के यके बाद दीगरे अमेरिका इंतजामिया ने कतर पर जोर दिया था कि वो इस ग्रुप के लिए एक रास्ते के तौर पर काम करे। हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद अमेरिका ने कतर को मुतला किया कि दोहा रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ मामूल के मुताबिक कारोबार बरकरार नहीं रख सकेगा। अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि अमरीकी फैसला हमास के अहदेदारों बशमूल उसके एक सरकर्दा रहनुमा खालिद मशाल के खिलाफ इल्जामात के सामने आने के साथ ही हुआ है, जो दोहा में मुकीम है। ट्रंप के आने से अरब ममालिक में जो बड़ी हलचल हो रही है उसको सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात और देखने वाली बात यह है कि नाम निहाद अरब ममालिक फिलिस्तीन का साथ देने के बजाय उसकी मुखालिफत पर उतर आए हैं और हक की आवाज उठाने के बजाय अमेरिका की जी हुजूरी करते नजर आ रहे हैं। अगर सभी अरब ममालिक एक एक करके ऐसे ही फिलिस्तीन के खिलाफ जाते रहे तो इनका अंजाम भी देखने वाला होगा। तो एक तरफ जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तालीम को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है, वहीं इस बार एएमयू की तालिबा तमकीन फातिमा ने पहली ही कोशिश में यूजीसी नेट इम्तिहान में ऑल इंडिया सतह पर दूसरी रैंक हासिल की है। तमकीन फातिमा ने बगैर कोचिंग के ये कारनामा अंजाम दिया है। ऐसे में हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। तमकीन ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने खानदान और असातिज़ा को दिया है। जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के शोबे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एमटेक की तालिबा तमकीन फातिमा ने यूजीसी नेट में अपनी पहली कोशिश में ऑल इंडिया सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल की है। तमकीन ने 2023 में एएमयू से 9.703 के सीपीआई के साथ बीटेक मुकम्मल किया। 10वीं जमाअत से मुसलसल मेरिट स्कॉलरशिप हासिल की, जिनमें यूपीएसटीएसई, यूनिवर्सिटी मेरिट फाइनेंशियल अवार्ड एएमयू और गेट स्कॉलरशिप शामिल हैं। बीटेक की अपनी तालीम के दौरान फातिमा ने इसरो, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा और दी फील्ड्स इंस्टीट्यूट टोरंटो कनाडा में रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया है। उन्होंने एसीएम कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में एक तहकीकी मकाला भी शाया किया है। तमकीन फातिमा कहती हैं कि किसी भी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए कोचिंग जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब हम क्लास में पूरे दिल से मुताल्ला करें और लगन के साथ पढ़ें। उस्ताद जो भी हमें पढ़ाते हैं उसे गौर से पढ़ें और नजरसानी करते रहें, तो आप किसी भी इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमें सिर्फ इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि जो कुछ भी पढ़ा जाए उसे पूरी समझ बूझ के साथ पढ़ना चाहिए। वही चीज़ जो कोचिंग में पढ़ाई जाती है क्लास में भी पढ़ाई जाती है, इसलिए क्लास में पूरे दिल से पढ़ाई करें। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की बैठक कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की सदारत में असम के गुवाहाटी में हुई। ये बैठक जेपीसी के 9 नवंबर से
14 नवंबर तक 5 शहरों गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ में बिल की जांच के लिए किए जाने वाले मुतालाती दौरे का हिस्सा है। मीटिंग से पहले एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए जगदम्बिका पाल ने कहा कि असम हुकूमत, रियासती वक्फ बोर्ड, रियासती अक़लियती कमीशन, हाई कोर्ट के वकला और दीगर स्टेक होल्डर्स आज गुवाहाटी में होने वाली बहस में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हम शुमाल मशरिक़ के अहदेदारों, होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ तफसील से बात करेंगे। पाल ने कहा कि हुकूमत ने खुद स्पीकर से इस बिल को JPC को भेजने की दरख्वास्त की है। इससे ये वाज़ेह है कि हुकूमत इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बहस चाहती है। पिछले 2 माह से अपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स मुसलसल दौरे कर रहे हैं। जब भी JPC बनती है तो ये हुकूमती कमेटी नहीं होती, और जब पार्लियामेंट तमाम पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट को ये मौका देती है तो ये हमारा प्लेटफॉर्म होता है। तवक्को है कि JPC कमेटी 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले हफ्ते के अख्तिताम तक इस बिल पर अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। वक्त तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने इस साल 22 अगस्त से अब तक 25 मीटिंगें की हैं। JPC ने 6 वजारतों के काम का जायजा लिया और 123 स्टेक होल्डर से बात की है, जिनमें से 6 रियासतों, 8 वक्फ बोर्ड और 4 अक़लियती कमीशन के नुमाइंदे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड यानी कि AIUB ने महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA को हिमायत देने के लिए 17 शर्तें रखी हैं। बोर्ड ने 7 नवंबर को NCP चीफ शरद पवार, शिवसेना UBT चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस रियासती सदर नाना पटोले को खत लिखा है। खत में उलेमा बोर्ड ने लिखा था कि अगर महाराष्ट्र में MVA हुकूमत बनती है तो वो वक्फ बिल की मुखालफत करें, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS पर भी पाबंदी लगाएं। बोर्ड ने महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए 10% रिजर्वेशन और मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाले BJP MLA नीतीश राणे जैसे लीडरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। महाराष्ट्र में 288 असेंबली सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही मरहले में इंतखाबात होंगे। नतीजा 23 नवंबर को आएगा। BJP महावती इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ रही है। BJP ने 148 सीटों पर, शिंदे ग्रुप ने 80 सीटों पर और अजित पवार के ग्रुप ने 53 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। बाकी नशिस्तें छोटी जमातों को दी गई हैं। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से ज़िमनी इंतखाबात लड़ रही प्रियंका गांधी पर रियासत के CM पिनराई विजयन ने जमात-ए-इस्लामी का जिक्र कर निशाना साधा है। CM ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जमात-ए-इस्लामी की हिमायत से इलेक्शन लड़ रही है और जमात का नजरिया जमहूरी निज़ाम के हक में नहीं है। बताते चलें कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जमात-ए-इस्लामी की हिमायत से इलेक्शन लड़ रही हैं। इस बारे में कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है? हमारा मुल्क जमात-ए-इस्लामी के लिए कोई अजनबी नहीं है। जमात का नुक्ता नज़र जमहूरी निज़ाम के हक में नहीं, वो इस्लामी निज़ाम के हक में है। राहुल गांधी के रायबरेली से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद 13 नवंबर को वायनाड में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई है। केरल के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद की सियासी जमात वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि WPI है, जिसे जमात ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इस हफ्ते के शुरू में वेलफेयर पार्टी ने रियासत में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की क़यादत वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की हिमायत की थी। CM विजयन ने जम्मू कश्मीर की जमात इस्लामी का भी जिक्र किया, जो जमात इस्लामी हिंद से अलग है। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी की इकाई पर UAPA के तहत पाबंदी है। CM विजयन ने कहा कि कभी कभी यहाँ केरला में जमात इस्लामी के लोग कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर की जमात इस्लामी से मुख्तलिफ हैं, लेकिन जमात इस्लामी की सिर्फ एक पॉलिसी है, वो है आलम इस्लाम का क़याम। वो किसी भी किस्म की जमहूरी तर्ज हुक्मरानी को कबूल नहीं करते हैं, यही उनका नज़रिया है। और अब वो UDF यानी कि केरला में कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद की मदद करना चाहते हैं। जमात इस्लामी के जरिए एक इंतहा पसंद ग्रुप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में असर रसूख हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के साथ हिंदुस्तानी इत्तेहाद ने झारखंड असेंबली इंतखाबात में असम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया है। असम में कांग्रेस MP ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर कई इल्जाम लगाए हैं, जिसके बाद अब हिमंता ने उन्हें जवाब दिया है। असम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कांग्रेस लीडर और लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट रकीबुल हुसैन को छोटा गुंडा कहने के एक दिन बाद कांग्रेस लीडर ने जुमे को असम की वजीर आला को इसी अंदाज में जवाब दिया और उन पर अपने सियासी माजी में कई संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने जिंदगी से मुताल्लिक चीज़ों पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि वो एक बड़ा गुंडा है जो बंदूक का इस्तेमाल करता था। MP रकीबुल हुसैन ने कहा कि इस वक्त के SP जो बाद में DGP बने, उन्होंने अदालत में हलफनामा दाखिल किया कि हिमंता बिस्वा शर्मा को कैसे, कब और क्यों गिरफ्तार किया गया। रकीब ने कहा कि अगर उन्होंने इतने संगीन इल्जामात का सामना करने के बाद हथियार नहीं डाले तो क्या हमारा आइन उन्हें वजीर आला बनने या आइनी ओहदा रखने की इजाज़त देता है। इसके साथ ही झारखंड के MP पप्पू यादव की जानिब से हाल ही में रांची में हिमंता के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाने के बाद उनकी आबाई रियासत असम से धोबरी के MP रकीबुल हुसैन ने भी संगीन
संगीन इल्जामात लगाए हैं, जिसके बाद असम के साथ साथ झारखंड में भी सियासत तेज हो गई है। इन इल्जामात के हवाले से सवाल पूछे जाने पर असम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा, जो इंतखाबी मुहिम के लिए झारखंड आए थे, उन्होंने जवाबी वार किया। असम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस उस शख्स के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है जो 2001 से एमएलए, वजीर और कभी वजीर आला रह चुका है। उन्होंने कहा कि वो ज़िमनी इलेक्शन में अपने बेटे की हार के खौफ से घबरा गए हैं, जिसकी वजह से वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं रांची में बैठा हूँ और वो वहाँ घबरा रहे हैं। इस पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि लोग रिमोट कंट्रोल से भी हार जाते हैं। आपको बताते चलें कि 6 नवंबर को रांची के कांग्रेस भवन में मीडिया से बात करते हुए एमपी पप्पू यादव ने बीजेपी के असेंबली इलेक्शन के शरीक, इंचार्ज और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर सख्त निशाना साधा था। पप्पू यादव ने हिमंता बिस्वा शर्मा को गाली देते हुए कहा कि उनकी गुंडागर्दी झारखंड में नहीं चलेगी। उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा की मुजरिमाना तारीख को बेनकाब किया था। यही नहीं, पप्पू यादव ने हिमंता पर कांग्रेस लीडर मानविंदर शर्मा के कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस होने का इल्जाम भी लगाया था और कहा था कि उनके घर से हथियार बरामद होने की वजह से आर्म्स एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कई साल पहले सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा, फिर गर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया, तो कहीं बारिश और कहीं सैलाब ने पिछले रिकॉर्ड तोड़े। इस सब के चलते जान माल का काफी नुकसान हुआ है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुस्तान में शदीद मौसमी हालात से मुतालिक वाकयात की वजह से इस साल के पहले 9 महीनों में 3200 से ज्यादा अफराद हलाक और 2.3 लाख से ज्यादा मकानात तबाह हुए हैं। थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE का कहना है कि इस साल के पहले 9 महीनों में हिंदुस्तान को 93% दिनों यानी 274 दिनों में से 255 दिनों में इंतहाई मौसमी हालात से मुतालिक वाकयात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतहाई मौसमी हालात ने 3238 लोगों की जानें ली हैं, 32 लाख हेक्टेयर फसलों को मुतासर किया है, 2,35,862 मकानात और इमारतें तबाह हुई हैं और 9,457 जानवर हलाक हुए हैं। इसी के मुकाबले में 235 दिनों में इंतहाई मौसमी हालात रिकॉर्ड किए गए हैं। 2023 के पहले 9 महीनों में 273 दिन, जिसके नतीजे में 2,923 अमवात हुई थी, 18,40,000 हेक्टेयर फसलें मुतासिर हुई थी, 80,293 मकानात को नुकसान पहुंचा था और 92,519 जानवर हलाक हुए थे। रिपोर्ट तैयार करने वाले डेटा तज्जिया कारों का कहना था कि वाकई के हवाले से होने वाले नुकसानात पर मुकम्मल डेटा न होने की वजह से रिपोर्ट होने वाले नुकसानात बहुत ज्यादा हो सकते हैं। पाकिस्तान से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बलूचिस्तान शहर के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके में 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि जख्मियों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और मकामी पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है कि इसकी तफ्तीश की जा रही है। धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और काफी देर तक लोगों में भगदड़ भी मची रही। फिलहाल इलाके में खौफ और हिरास का माहौल बना हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हाल ही में पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ अलहदगी पसंद शोरिश भी बढ़ रही है। पुलिस को मालूमात देते हुए मोहम्मद ने बताया कि धमाका रेलवे स्टेशन के अंदर उस वक्त हुआ जब पेशावर जाने वाली एक्सप्रेस अपनी मंजिल की जानिब रवाना होने वाली थी। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू एहलकार धमाके की जगह पर पहुंच गए हैं और तफ्तीश उन्होंने शुरू कर दी है। इसके अलावा क्वेटा के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। साथ ही जख्मियों के इलाज के लिए इजाफी डॉक्टरों और इमदादी अमले को भी बुलाया गया है। मालूमात देते हुए हुक्काम ने बताया कि धमाके से मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार तो अब नामुमकिन सा लग रहा है। भारत का कहना है कि कनाडा एक खालिस्तानी हामी मुल्क है और लगातार उन पर इल्जाम लगाए हैं कि कनाडा खालिस्तानी दहशतगर्दों को पनाह देता है। लेकिन इन सब के बीच अब ट्रूडो ने अपनी बात कहकर सबको चौंका दिया है। हिंदुस्तान लगातार कहता आ रहा है कि कनाडा में खालिस्तान के हिमायती मौजूद हैं और अब कनाडा की हुकूमत ने भी इस बात को कबूल कर लिया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कबूल किया कि कनाडा की ज़मीन पर खालिस्तान की हिमायत करने वाले लोग मौजूद हैं। हालांकि ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी लोग सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में पीएम नरेंद्र मोदी के हिंदू हिमायती भी हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह हिंदू कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। ट्रूडो की हुकूमत के अपने मुल्क में खालिस्तान के हामियों की मौजूदगी को तस्लीम करना हिंदुस्तान के उस मौक़िफ़ को तस्दीक करता है कि वहाँ की हुकूमत खालिस्तान के हामी इंतशार पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। कनाडा में मौजूद खालिस्तान के हामियों का इंकशाफ करते हुए ट्रूडो ने कहा कि खालिस्तानी कनाडा में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनने के बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की कोशिशें
नए सिरे से शुरू होने जा रही है। इसके लिए 4600 खानदानों की लिस्ट तैयार की गई है। इनमें से पहले मरहले के तहत अगले 3 महीनों में तकरीबन 175 खानदानों की वापसी को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये मुहिम मरकजी वजारत दाखिला और रियासती हुकूमत मुश्तरका तौर पर चलाएगी। वजारत दाखिला के मुताबिक कश्मीरी पंडितों की वापसी के अमल के हवाले से इस बार ब्लूप्रिंट तैयार रखने की कोशिश की गई है। पहले घर वापसी को मुकम्मल रखा गया था, यानी जो लोग बेघर होकर बाहर चले गए हैं वो वापस कश्मीर अपने अहलो अयाल के साथ आएंगे और अपने असल मकाम पर लौट आएंगे। कश्मीर में आबाद होने के लिए माली मदद, नौकरी और सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात फराहम करने की बात भी हुई है, लेकिन मुकम्मल वापसी का ये तजुर्बा ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। ख्याल किया जा रहा है कि इस मश्क के तहत पहले मरहले में 175 खानदान वादी में वापस आएंगे। मरकजी और रियासती हुकूमतें उनकी हिफाजत और ज़रूरी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजामात करेंगी। अगर सादा अंदाज में समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो असल में वादी के रहने वाले हैं और काम के सिलसिले में रियासत से बाहर हैं, लेकिन हर 2 साल अपने घर आते रहते हैं, तो रियासती हुकूमत, पंचायत और वार्ड की सतह पर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि घर वापस आने वाले कश्मीरी पंडितों को अपने पड़ोसियों और मकामी इंतजामिया की तरफ से वो तमाम सहूलियात और ताउन हासिल हो जो वहाँ रहने वाले गैर पंडितों को मिल रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को चैलेंज किया है कि वो हिंदुस्तान के नजरिया साज वीडी सावरकर और शिवसेना बानी बाला साहब ठाकरे की तारीफ करे। बता दें कि मोदी ने इंतखाबी रियासत महाराष्ट्र में अपनी हाई वोल्टेज मुहिम शुरू कर दी है। राहुल गांधी की महाविकास अघाड़ी के इत्तेहादियों को चैलेंज किया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी महाविकास अघाड़ी में शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी मराठा जबान को अशराफिया की जबान का दर्जा नहीं मिलने दिया है। कांग्रेस के लोग वीर सावरकर को गाली देते हैं और महाराष्ट्र की मिट्टी पर आकर वीर सावरकर की तौहीन करते हैं। नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि मुल्क और महाराष्ट्र सियासत में बाला साहब ठाकरे की शराकत बेमिसाल है, लेकिन कांग्रेस लीडरों के मुंह से बाला साहब ठाकरे की तारीफ में एक लफ्ज भी नहीं निकलता है। मैं महाअघाड़ी में मौजूद कांग्रेस दोस्तों को चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस लीडर बाला साहब ठाकरे और उनके नजरिए की तारीफ करें। वजीर आजम का निशाना उद्धव ठाकरे थे, जिनकी शिवसेना यूबीटी एक हिंदुत्व पार्टी है जो उसके बानी बाल ठाकरे के फलसफे पर मुबनी है और सावरकर को मराठा हीरो मानती है। उन्होंने कहा कि आज़ाद पसंदी बीजेपी के लिए एक तहरीक थी, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सिर्फ उनके साथ बदतमीजी की है। असेंबली इंतखाबात से पहले इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर शुरू हो चुका है और पार्टियां एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही है। इसी बीच बीजेपी के एमपी और रियासत के साबिक सीएम नारायण राणे ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो उद्धव ठाकरे को गोली मार देते। उन्होंने ये बयान कोंकण में एक इंतखाबी रैली के दौरान दिया। एक मीडिया एजेंसी के मुताबिक नारायण राणे ने कहा, इस इलेक्शन में उद्धव धरड़े के 25 एमएलए दोबारा मुंतखब नहीं होंगे। उद्धव ठाकरे की गैर मुहज़्ज़ब जबान पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे खानदान के साथ बदसलूकी करते हैं। अगर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो उद्धव ठाकरे को गोली मार देते। उन्होंने कहा कि उद्धव का बर्ताव खानदान के वकार के मुताबिक नहीं था। नारायण राणे ने मजीद कहा कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से समझौता करके वजीर आला बने हैं, हालांकि उन्होंने अपने 2.5 साल दौर में सिर्फ 2 दिन वजारत में काम किया और अब वो दोबारा वजीर आला बनना चाहते हैं। नारायण राय ने पूछा कि ऐसे लोगों को इख्तियार कौन देता है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।